टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। भाई जब सुबह हमारी इतनी हंसती मुस्कुराती और अच्छी सी हो, हमारा सुबह सुबह मूड अच्छा हो तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर हमारी सुबह इतनी सुरीली हो तो आप सोचें हमारा पूरा दिन कितना अच्छा और कितना एनर्जेटिक गुजरेगा। जस्ट इमेजिन। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आज शेरजान अहमद और उनके बैंड का, जिन्होंने हमारी सुबह आज इतनी सुरीली बना दी। सो लेट्स वेलकम विद मी शेरजान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बैंड में ये ड्रमर हैं और इमरान है हमारे साथ। और जनाब ये तारुफ बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने शेरजान को देखा तो एक लम्हे के लिए मैं यूँ रुकी। मैंने कहा है, देख के लगा कि यही सलमान अहमद खड़े हमारे सामने। और डेफिनेटली आप लोग भी देख के समझ ही गए होंगे, तारुफ के तो ये मोहताज ही नहीं है। तो वेलकम टू द शो। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे, इनके बैंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, शेरजान आपसे किसी ने कहा है कि आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। जी, इनफैक्ट आपकी आवाज़ भी। अच्छा नहीं, आई थिंक अब ज़्यादा मोर रिसेंटली लोग कहते हैं, पहले कहते थे मैं मिक्स उनको नज़र आता हूँ। अच्छा, मदर फादर दोनों की तरफ से। जी, अच्छा, जी। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है आपकी। जनाब टेलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनके बैंड में एज ए ड्रमर प्ले करते हैं। लेकिन मैं टेलर से इंग्लिश में नहीं, उर्दू में बात करूंगी, क्योंकि इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। राइट टेलर? शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप लोगों का बैंड कब बना, कैसे? 10 साल पहले स्कूल में हम चड़ी दोस्त हैं, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जी। तो कैसे आप लोगों को ख्याल आया कि शेरजान आपके पास आए कि चलें जी हम म्यूज़िक प्ले करते हैं? क्योंकि शेरजान तो शुरू से ही इस इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि बाय बर्थ आपके तो ब्लड में है सिंगिंग। तो आप लोगों का फिर इस तरह से एक साथ बैंड बना हाई स्कूल से? हाई स्कूल से, या अब आप यहीं कराची शिफ्ट हो गए, ये लोग आपको न्यूयॉर्क से कराची ले आए अपने साथ? नहीं, न्यूयॉर्क और कराची दोनों मेरा घर है। दोनों रहना है। अच्छा इमरान, आप बताइए। जी, आप गिटारिस्ट हैं, राइट? जी। और आपको पता है इमरान शेरजान के भाई हैं, सबसे छोटे भाई। आपने कहा कि मैं इनकी तरह लगता नहीं। हाँ, लगते नहीं है। तो आप लोग मुझे बताएं कि जब आप लोग गाने खुद से भी लिखते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? लिरिक्स का, म्यूज़िक का, यानी कि बीट्स अच्छी होनी चाहिए, कि आजकल की जनरेशन को थोड़े से फास्ट ट्रैक्स पसंद है। आप लोग किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? आई थिंक हम लोग जब म्यूज़िक बनाते तो हम जो भी हमने सुना हुआ है, जैसे जुनून हो या वेस्ट का म्यूज़िक हो, तो हम उसको मिक्स करके जो भी हमारा फील आ रही है उसको बनाते हैं। क्योंकि म्यूज़िक तो चेंज होता रहता है, तो अगर आप बीट्स की तरफ जाएंगे या नॉर्मल साउंड तो आप चेस करते रहोगे। अगर आप अपना बनाओगे जो आपको पसंद है तो फिर बेहतर होगा रिज़ल्ट, क्योंकि आपको खुद पसंद आएगा। तो जो आप लोगों को ऐसा मिक्स करते हैं, लाइक फ्यूजन हाँ रखते हैं। बिल्कुल जी। राइट। शेरजान आप बताइए कि यूजुअली देखा जाता है कि जब स्टार्टअप होता है तो सब एक बैंड के फॉर्म में साथ होते हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जहाँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाते हैं और फिर स्प्लिट हो जाते हैं। जी, जी। आप लोग कहाँ देखते हैं अपने आप को फ्यूचर में? हम आई थिंक क्योंकि दोस्त पहले हैं, फिर म्यूजिशियंस सेकंड, तो आई थिंक हमारी जो फ्रेंडशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली नहीं टूट सकती जो फ्रेंडशिप है। Definitely. लेकिन ऑब्वियसली यू नो बैंड्स एक काफ़ी लाइक हिस्टोरिक चीज़ है कि टूट जाते हैं। हाँ। अगर कोई यू नो ईगोज़ या कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आई थिंक हम अपने आप को लाइक डाउन टू अर्थ रखते हैं, हम्बल रखते हैं कि यू नो ज़्यादा अपने सर में ना घुस जाएं।
तो आई थिंक होपफुली उम्मीद तो यही है कि साथ ही रहें। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप लोग साथ रहें और आप लोग इस तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब आप क्या सुनाना पसंद करेंगे हमें? तो जी मैं इस साल हमने एक एल्बम निकाली है, मेरी डेब्यू एल्बम। तो उसमें से एक गाना है, इसका नाम चैन है। चैन। तो मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपकी तालियों में। चैन चैन ना आवे, चैन चैन ना आवे, सजना नू भूल न पावे, सजना नू भूल न पावे, तेरी यादों में बातों में चैन चैन ना आवे, चैन चैन ना आवे। देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और मुस्कुराती मॉर्निंग में सुरों का जो है वो जादू बिखेरा हुआ है शेरजान और उनके बैंड ने। तो शेरजान मुझे बताइए कि जब आपकी पहली एल्बम रिलीज़ हुई और उसकी डेफिनेटली वीडियो भी रिलीज़ हुई होगी, तो लोग सुनते हैं, देखते हैं, गाड़ियों में प्ले करते हैं, तो कैसा फीडबैक रहा लोगों का? आपको कैसा महसूस हुआ फर्स्ट टाइम जब आपने सुना कि अरे ये तो मेरा गाना चल रहा है? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो एल्बम मैंने बनाई थी, दिस वाज कोविड के दौरान थी, क्योंकि उस वक्त तो कुछ हो भी नहीं रहा था और इतनी लाइक यू नो अनसर्टनटी थी दुनिया में। तो मैं अपने दोस्त टेलर के घर गया और हमने पूरी एल्बम वहाँ रिकॉर्ड की, फिनिश की, और हम उससे खुश थे जो हमने काम किया था। तो ऑब्वियसली जब आप दुनिया को अपना दिखाते हैं काम, तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि कैसे लोग रिसीव करेंगे, कैसे वो क्या कहेंगे। तो माशाल्लाह से लाइक बहुत यू नो पॉजिटिव उस पर फीडबैक आया है। और हम एक्चुअली अब उसी एल्बम के गाने और जुनून के जो भी हैं, हमारा एक शो है आज रात कहाँ पे? क्लब 432 8 बजे। और मैं तो आ रही हूँ। आप प्लीज़ आएँ। मैं डेफिनेटली आ रही हूँ। और आपके लाहौर में भी है कहीं? जी लाहौर में भी एक और है ऑन 24 दिसंबर, स्ट्रिक्टली सोशल, वो भी 8 बजे ही है। अरे ज़बरदस्त भाई। तो लाहौर वालों, आप लोगों के लिए भी शेरजान आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो अभी से टिकट्स जो हैं वो बुक करवा लीजिए। मुझे ये बताया शेरजान, आप सबसे मैं पूछ रही हूँ कि जब आप लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो कहीं बैक ऑफ द माइंड बहुत प्रेशर होता है कि भाई कि आपके फादर का एक स्टेटस है उसको मेंटेन रखना है, कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, पापा के ना कह दें कि नहीं नहीं तुम्हारा ये वाला स्वर ठीक नहीं था, थोड़ा सा अभी मज़ीद इम्प्रूव करो, होता है ऐसा? आई थिंक जब हम बजाते हैं तो हम इतना लाइक एज सच सोचते नहीं है वाल प्लेइंग, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है अगर ऑडियंस में वो हो तो आपको लाइक थोड़ा सा होता है कि लाइक ऑडियंस उसी माइंड से देखने आती है। बट अगर कोई ऑडियंस में नहीं है तो फिर आई गेस इट्स नहीं है प्रेशर। आपको सिंगिंग का शौक नहीं है? हाँ नहीं, मैं भी एक्चुअली अपने गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फ़िलहाल काफ़ी शेरजान और टेलर के साथ लाइक जो भी इनको ज़रूरत होती है, जैसे मेरी अम्मी लोगों को बताती है कि मैं हर चीज़ बजा सकता हूँ, तो अगर इनको बेस प्लेयर चाहिए होता है मैं वो कर लेता हूँ, अगर ड्रमर टेलर कहीं बिजी है तो वो बजा तो आपने बताया टेलर रिकॉर्डिस्ट हैं, राइट? हाँ, और आप फिल्म मेकिंग भी करते हैं, आप म्यूजिक हैं, अरे वाह, इन हाउस प्रोडक्शन है यहाँ पे तो हाँ, विद जीरो इन्वेस्टमेंट। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग मज़ीद अच्छा परफॉर्म करें, आप लोग खूब तरक्की करें और आपके जितने भी कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सब सुपर हिट जाएं। जाते जाते कोई एक गाना सुना दीजिए हमें। जी ज़रूर, थैंक यू फॉर हैविंग अस आपके शो पे। माय प्लेजर। लाल मेरी वक्त रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा सकी शाबाज कलन
तमात मस्त कलंदर अली का पहला नंबर तमात मस्त कलंदर सकी शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और अब हम बात करने जा रहे हैं उन मेहनती लोगों की खिदमत पर जिनकी मरहून मिन्नत हमें अशियाए खुर्दनोश यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जी, मैं बात करने जा रही हूँ हमारे मुल्क के किसान भाइयों की, जिनकी दिन रात की मेहनत से हम सारा साल खाने पीने की चीज़ों से फैज़याब होते हैं। सलाम है उन तमाम मेहनती किसानों को। आज हम बात करने जा रहे हैं सलाम किसान पर। सलाम किसान एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में किसान के दर्जात को बेहतर करेगा। सलाम किसान का मकसद पाकिस्तान के मेहनती किसानों को खराज अक़ीदत देना है, जो हमारी मईशत की बुनियाद हैं, और उन्हें शजरा करना है। लाहौर दिसंबर 2021 में सरजब्स फर्टिलाइज़र्स ने ये हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की है, जो उन किसानों के लिए एक हैशटैग है जो कि है #सलाम किसान इनिशिएटिव का हिस्सा थी। इस कैंपेन में अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं। ये कारनामा इस बात की दलील है कि किसान हमारी मईशत के लिए कितने अहम हैं और उनकी अक़ीदत हमारे लिए अव्वलीन दर्जी है। कई सालों से किसानों को वो अक़ीदत नहीं दी जा रही जिसके वो मुस्तहिक हैं, लेकिन उनकी जुर्रत ने हमें कई आफात से निकाला है। ये आफात हमारी खुराक के ज़रिए हमें ख़तरे में डाल सकती हैं। जैसे कि हम बात करें अगर कोविड-19 की, तो कोविड-19 की भी एक ख़तरात आए थे हमारे मुल्क में, और उसके साथ साथ मौसमी तब्दीली। लेकिन किसानों ने हिम्मत ना हारी और इन मसाइल के ख़ात्मे के लिए काम जारी रखा। किसान डे की तजवीज़ असल में 18 दिसंबर को सरसब्ज़ फर्टिलाइज़र ने पहली बार पाकिस्तान में की और किसानों के ताउन से की। तो जनाब, इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं कि किसानों के लिए एक मैं ये समझती हूँ, हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम उस मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पे किसानों के लिए पाकिस्तान में एक दिन मुनाक़िद किया गया है। 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल दिन मनाया जाता है, एक मुनाक़िद किया गया है दिन किसानों के लिए, उनकी मेहनत को ख़ारिज तहसीन पेश करने के लिए। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। रुबेल सरदज़ोई मौजूद है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। आई गेस वो शायद ऑडियो कॉल पे ही हैं वो हमारे साथ। हम बात करते हैं। हेलो जी, ये फ़ातिमा ग्रुप की नेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं रुबेल सरदज़ोई, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी, हम दोबारा ट्राई करते हैं। #सलाम किसान की ये जो कैंपेन है, ये एक रन की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमें अच्छा लगता है, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पे किसानों के लिए इतनी ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी मेहनत को सराहा जाता है। हम दोबारा से कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनसे कॉल मिल जाती तो फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि किसान हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी क्या अहमियत है।
किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो फसलें उगाते हैं, बीज बोते हैं, उन फसलों का ख्याल रखते हैं। कभी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि हमने बात की मौसमी आफात पे, बारिश हो जाती है, तूफ़ान आ जाता है, लेकिन तब भी वो अपनी फसलों का वैसे ही ख्याल रखते हैं और हम तक खाने पीने की अशिया फ़राहम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और जितनी मेहनत हमारे किसान भाई करते हैं हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमें तो वो अशिया ऐसे ही मुहैया हो जाती हैं तो शायद हम उनकी इतनी कदर नहीं करते, हम उस रिस्क की इतनी कदर नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें कि कितनी मेहनत से, कितनी जद्दोजहद से वो किसान इतनी मेहनत करते हैं और हम तक अशिया पहुंचाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो किसान डे करार दिया गया है, ये पूरी किसान बरादरी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जनाब हम ट्राई कर रहे हैं कॉल करने की रुबेल सदोज़ोई को, लेकिन इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और रुबेल सदोज़ोई हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रुबेल, आप मुझे सुन सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैसी हैं आप रुबेल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। रुबेल नेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं फातिमा ग्रुप की। तो रुबेल, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे किसान किस अहमियत के हामिल हैं हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए? रुबेल, रुबेल आपको आवाज़ आई? आई थिंक रुबेल, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ अपना। रुबेल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे किसान किस अहमियत के हामिल हैं हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए? जी, इस जवाब के लिए मैं आपको थोड़े से नंबर्स प्रोवाइड करूंगी। पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और हमारे मुल्क में 8.2 मिलियन फार्मर्स हैं। फार्मर और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में, पूरे मुल्क के जीडीपी में अबाउट 19% है और जो इंटायर वर्कफोर्स है पाकिस्तान, उसमें 38% एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। And the biggest number and the one very close to my heart is that there are 22 million women working with the agriculture sector in Pakistan. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर की कितनी अहमियत है। सही। तो अच्छा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि किसान डे जो आप लोगों ने मुनाकिद किया है एक किसानों को अप्रिशिएट करने के लिए, वो क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे ये ख्याल आया आप लोगों को? हम जी फर्टिलाइज़र सेल करते हैं और हमारा मेन टारगेट मार्केट फार्मर है। जिस तरह मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी अहमियत है, लेकिन जब हमने फील किया कि जो किसान हमारे भाई बहन हैं उनके इश्यूज़ और उनकी प्रॉब्लम्स, कहीं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां उन पे बात की जाए। दूसरी बात ये कि इतना हमारा एक इंटेग्रल मेहनत जफाकश किसान हमारे लोग हैं, इनको लाइमलाइट में कहीं भी नहीं लाया जाता। हम अर्बन पॉपुलेशन है, आप और मैं अपने ऑफिसेज में बैठ के, घर में बैठ के एक सेब खा रहे होते हैं, रोटी खा रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो कितनी मुश्किल से वो प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आते हैं और उनकी क्या जर्नी होती है। तो दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो किसानों की सारी उनकी जिद्दोजहद, उनकी जो जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको लाइमलाइट पे लाना। दूसरा और मोर इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान में एनुअली 5 मिलियन लोग रोज एनुअली ऐड होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमारी, क्योंकि प्रोडक्शन यील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो हमें डेफिनेटली एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस भी आने वाला है। तो वी वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां गवर्नमेंट, फार्मर्स और कॉर्पोरेट्स साथ मिलके इन किसानों के लिए फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए ताकि हमारे सिक्योरिटी नीड्स, हमारी कंट्री के सिक्योरिटी नीड्स गोइंग फॉरवर्ड एड्रेस हो सके। And this is why in 2019 we created a day for farmers of Pakistan. पूरी दुनिया में एक फार्मर डे मनाए जाते हैं डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट दिनों पे। पाकिस्तान में 70 साल में
किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जी फार्मर्स के लिए एक दिन होना चाहिए जहां उनकी अहमियत के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में आप और हम बात कर सकें और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। बिल्कुल। अरबेल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पिछले साल भी ये दिन मनाया गया था और इस साल भी मनाया जा रहा है, तो इसके लिए मज़ीद क्या तकरीबात आप लोग करते हैं? जी, पिछले साल हमने गवर्नर हाउस पंजाब में ये दिन एज़ अ कंपनी मनाया था और हमने अपने टॉप फार्मर्स को वहाँ बुलाया था और हमने गवर्नमेंट से लोगों को बुलाया था और उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया था कि वो अपने इश्यूज़ एक-दूसरे से डिस्कस कर सके एंड सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ बना सके कि हमारे फार्मर्स के लिए हेल्प हो। इस दफ़ा इंशाल्लाह जी प्रेसिडेंट हाउस में हमारा फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट दैट इज जस्ट द फंक्शन, लेकिन हमारी पूरी कैंपेन चलती है जो 360 डिग्रीज है। आई एम नॉट टू श्योर आपने देखी है, लेकिन आजकल टीवी पे और सोशल मीडिया पे सलाम किसान की कैंपेन चल रही है और साथ साथ में हम रीजनल इवेंट्स करते हैं डाउन टू आवर डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल लेवल, जहां हम फार्मर्स को बुलाते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनका कनेक्ट कराते हैं विद अदर कोऑपरेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ताकि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप हो सके उनके लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच रुबेल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for inviting me. Thank you so much. I would just like to say Salam Kisan, Sarsabz Pakistan. Please do think about all the hard work that the farmers put into getting the food to your table. Thank you so much. थैंक यू सो मच, और हमारी दुआ है कि ये कार्य खैर इसी तरीके से जारी और सारी रहे हमारे मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर अ स्मॉल टाइनी ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो कि लाइलाज है, और हमारी हमेशा से कोशिश होती है गवर्नमेंट के साथ मिल के कि हम ये अवेयरनेस दें आप तक कि पोलियो की 2 बूंद अपने बच्चों को पिलाइए। आज भी पोलियो के ख़तरों की तारीख़ है, तो आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जाके किसी भी सेंटर से पोलियो के ख़तरे पिलवा सकते हैं। और फिर टीम्स भी घर पे आती हैं, तो आप बराए मेहरबानी उनके साथ बुरा सलूक ना करें, पोलियो के ख़तरे पिलवाइए, उनसे ताउन फरमाइए। जनाब, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अजीज़ मेमन साहब, जो कि ट्रस्टी ऑफ रोटरी फाउंडेशन एंड मेम्बर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब। कैसे हो? ठीक हो? ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। अजीज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने बात ही की कि जो टीम घरों पे आती हैं लोग ताउन नहीं करते, उनके साथ डरते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, ताउन ज़रूर करना चाहिए, और जो सूरत हाल पहले थी उससे बहुत बेहतर है। जिस तरह से रिफ्यूज़ल्स पहले होते थे अब वो नहीं रहे, क्योंकि जो पहले रिफ्यूज़ल्स होते थे उसको हम कहते थे क्रॉनिक रिफ्यूज़ल्स, कि भाई कराना ही नहीं है। सही। अब वो बात नहीं रही। अब जब हमारी टीमें जाती है तो जो मैसेज वो लेकर के आती है, अगर कोई जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं उनको समझाया जाता है, वो मान जाते हैं, तो वो ये मैसेज लेके आती हैं कि साहब वो कह रहे थे, बच्चे का वालिद कह रहा था कि साहब इधर पीने का पानी तो आता नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, बिजली नहीं है, आप सिर्फ जो है पोलियो की फ़िक्र है आपको। अब ये चीज़ें जो हैं वो तो रोटरी फाउंडेशन के बस में नहीं है। इसके लिए हम जो सूबाई हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, उनको दरख्वास्त करते हैं कि वो इन चीज़ पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि ये अगर लोग गरीब हैं, अगर ये लोग मजबूर हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम उनको जो ज़रूरत ज़िंदगी है उससे महरूम रखें। तो आपको लगता है अजीज़ साहब कि लोग अभी भी गफलत में हैं, वो गाफिल हैं इस चीज़ से कि पोलियो कितनी मुज़हर बीमारी है, उसके पोलियो के ख़तरे पिलवाने ज़रूरी हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो फ्री में पोलियो के ख़तरे प्रोवाइड कर रही है, घरों तक प्रॉपर टीम्स, प्रोफेशनल ट्रेंड टीम्स घरों तक जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। वो जिस वक्त पता नहीं आप मैरिड है या नहीं है, मगर अगर वो जब नहीं, मैं बिल्कुल हूँ, बच्चे शायद जब शौहर आके कहता है कि वो आज ज़रा अच्छी सी चिकन बनाना,
तो बेगम कहती है कि भाई वो पिछले बर्थडे पे तो आपने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। अब इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बात यह है ना कि जब एक पोलियो टीम जब जाती है, उसमें सरकारी लोग भी होते हैं, यूनिसेफ के भी होते हैं, रोटरी के भी होते हैं, तो वो गरीब आदमियों को एक मौका मिलता है कि अपनी जो शिकायतें जो हैं उनको सुनाएं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको इस बात से वो पता नहीं है कि पोलियो की अहमियत क्या है, मगर उनके पास वैसे कौन जाता है, उनको कौन पूछता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, उन बेचारों के लिए, कि वो अपनी ज़रूरतें बताएं। और ज़रूरत क्या बता रहे हैं वो थोड़ी कोई डायमंड का नेकलेस मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये सड़क जो टूटी हुई है इसको तो ठीक कर दो, जो ड्रेनेज का पानी निकल रहा है बाहर और पूरी गली में फैला हुआ है इसको तो ठीक कर दो, पीने का पानी नहीं मिल रहा ये तो दे दो। हम तो रोटरी फाउंडेशन जो है वो अभी तक तकरीबन 90 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुकी है। कल भी एक हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोगों की जो मुश्किलात है उनको इम्प्रूव किया जाए, मगर ये काम तो सरकार का है ना, सूबाई सरकार का है कि इनकी बेचारों की ज़रूरतें पूरी करें। एज़ फार एज़ पोलियो इज़ कंसर्न, उसमें जो वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी अगर बेहतर नहीं होती तो ये कैसा मुमकिन था कि जो है वो पहली बार हिस्ट्री में हमने 320 दिन गुजार दिए हैं बग़ैर एक वाइल्ड पोलियो केस के, 320 डेज़। 320 डेज़। इसका मतलब ये हुआ कि साल पूरा होने के लिए टच वुड जो हैं अभी 45 दिन यानी 45 डेज़ रहते हैं। अगर करम होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है, लोगों का ताउन होता है, तो ये हम अगर 45 दिन क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हम उस स्टेज पे आ जाएंगे कि एक साल हमने मुकम्मल कर लिया बग़ैर वाइल्ड पोलियो केस के। बग़ैर पोलियो केस के। फिर उसके बाद जो है एक प्रोसेस शुरू होता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, वो 3 साल का होता है। तो इस जद्दोजहद को साल अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो सर पोलियो वैक्सीन कितनी अहमियत रखती है बच्चों के लिए? देखिए, पोलियो वैक्सीन कई तरीके की होती है। एक तो OPV होती है जो 2 कतरे पिलाए जाते हैं। IPV होती है जो इंजेक्टेबल होती है और उसके हम 2 राउंड करते हैं साल में। और अभी तो बच्चे की पैदाइश के वक्त भी उसको IPV दे दिया जाता है। IPV मसले का हल नहीं है, इसलिए कि जब तक के इन्वायरमेंट में, फ़िज़ा में, पानी में वायरस सर्कुलेट कर रहा है तो हर राउंड में, जब भी राउंड होता है तो 5 साल से कम के बच्चों को 2 कतरे OPV के, इसलिए हम कहते हैं 2 कतरे हर बार। 2 कतरे। तो ये बार जब पिलाते हैं तो लोग इससे भी डरते हैं ना कि अभी तो 2 कतरे पिलाए थे फिर दोबारा से पिला रहे हैं। तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? कुछ नहीं ना, ये पानी है बेसिकली। अगर ये इसमें इतनी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते न तो ये बच्चों की जो है वो सेक्स लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, न तो बीमारी लाता है, न उसमें जो है वो कुछ अमेरिका या इजराइल का डाले हुए कोई चीज़ नहीं। इस पानी है, दुनिया ने सर्टिफाई किया है। 55 मुस्लिम मुल्कों ने, 55 ने इन्हीं 2 कतरों से अपने आप को पोलियो से पाक कर लिया। बिल्कुल। और उलमा कॉन्फ्रेंसेस हमने करवाई इतनी, जिसमें दुनिया भर के जो आलिम आए, अल अज़हर के, मक्का के, मदीना के, सब ने कहा कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कर दे। कहाँ से कर सकते? इतनी 2 कतरों में कुछ हो सकता है कभी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये चीज़ को काफ़ी हद तक लोगों ने समझा है। थोड़ा सा जो है वो जो लिटरेसी की भी कमी है, वो उससे भी गलत सोच बनती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जिनको खुशी मिलती है कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी हाई है। उसमें सिर्फ पोलियो नहीं है, पोलियो तो मीज़ल्स है, आप देखिए मेनिंजाइटिस हैं, उसमें भी बच्चों मर जाते हैं। तो ये जो है वो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग।
कि इसमें लोगों को यानी गुमराह करना, यानी मिसगाइड किया जाता है लोगों मिसगाइड को, किया इसलिए करना। लोग जो हैं वो और इससे फिर ये ना कि गाफिल इसमें, हो जाते हैं और जो समझते हैं कि वैक्सीन सही नहीं है। उल्मा है, ये है, अगर- वो है। जी, अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है पोलियो के हवाले से तो 1166 हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। 1166, आई एम रिपीटिंग, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे अजीज़ साहब के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं पोलियो के 2 बूंद पे के। हर बच्चे को 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो के क़तरे लाजमी पिलाइए। अजीज़ साहब मुझे ये बताइए, हम बात जैसे ब्रेक में कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चों की तो अभी वैक्सीनेशन हुई हुई है, पिछले साल हमने कराई थी, या अभी 2 महीने पहले पोलियो के डेट्स आए थे तो हमने क़तरे पिलवा दिए थे, तो अभी छोड़ देते हैं, नहीं पिलाया तो कोई बात नहीं है। तो इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर आपने बूस्टर डोजेज़ नहीं पिलवाए लोगों को? देखिए, इन 2 कतरों से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं। और हर 2 कतरे जो जिस्म के अंदर जाते हैं बच्चे के, वो ज़रूरी नहीं कि वो अपना काम करें। अगर बच्चा सेहतमंद नहीं है, उसको अगर डायरिया है, कोई भी इशू है, तो वो कतरे काम नहीं करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि जो है वो हर बार क्यों? हर बार इसलिए कि जब तक के फ़िज़ा में पोलियो वायरस गश्त कर रहा है, तो हमें 5 साल के बच्चों को उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको प्रोटेक्ट करना है। अब आप ये कहेंगे कि फिर जो है वो अगर सर्दियों का मौसम है तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए मैं स्वेटर पहना के भेजूं, सही। तो फिर आप कहेंगे कि अगर मैंने जो है वो सैटरडे और संडे को स्वेटर नहीं पहनाया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? बिल्कुल होगा ना। सही। सैटरडे संडे भी तो हवा तो चलेंगी, हवा चल रही, ठंड तो रहेगी। तो अब ये आपको प्रोटेक्ट करना है बच्चे को, तहफ़्फ़ुज़ उसका करना है आपको। तो 2 कतरों में कोई भी जो है वो ख़तरा नहीं है, न कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। 55 मुस्लिम ममालिकत ने इन्हीं 2 कतरों से पोलियो को ख़त्म किया है, पूरी दुनिया ने ख़त्म कर दिया है। और जैसे कि 2 मुल्क रह गए हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसमें जो है वो हम समझते हैं कि लोगों का ताउन का लेवल बहुत ही इम्प्रूव है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो वालिदैन और ताउन करेंगे हमारे साथ, सरकार के साथ। और ये बात को वो समझ लें कि अगरचे देखिए ना, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सही। बच्चा ज़िंदगी भर अपाज रहेगा, अच्छी बात नहीं है। आजकल के वक्त में तो इतना जो है कंपटीशन है कि वो बच्चा जिसके पैर सही है, सेहतमंद है, उसके लिए भी 2 रोटी कमा लेना और ज़िंदगी में आगे जाना मुश्किल है। तो एक अपाज क्या करेगा? सही। अजीज साहब, ये भी हमारे यहाँ लोगों में मैं कहूँगी गलतफहमी का लोग शिकार हैं, या कहते हैं कि बच्चे को अगर बुखार है, नज़ला है, खांसी है तो पोलियो के क़तरे ना पिलाएं उस वक्त, तो ऐसा क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन चीज़ों में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी ऐसी चीज़ नहीं है कि बुखार है आप ज़रूर कतरे पिला दें। अगरचे उसका जो है वो जिस्म सही नहीं है तो 2 कतरे काम नहीं करेंगे, यही होगा ना, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये तय है। सही। नुकसान कुछ नहीं होगा, चाहे बच्चे को नज़ला हो, बुखार हो, कुछ भी हो, आपने 2 पोलियो के क़तरे लाजमी बच्चे को देने हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी स्क्रीन पे नंबर भी आप देख सकते हैं, चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर 1166 चल रहा है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप तक टीम नहीं पहुंची है तो प्लीज़ आप इस पर कॉल कीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के 2 बूंद लाजमी पिलवाइए। और जब जब पोलियो की डेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है, हमें चाहिए कि हम हर बार पोलियो के क़तरे बच्चों को पिलवाएँ, इसमें कोई अच्छा। अजीज़ साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत से हमारे घर के बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, मना करते हैं कि नहीं, अगर पोलियो की टीम घर पे आती है तो कहते हैं नहीं जी ये सही नहीं होंगे, या फिर पता नहीं लोग सही हैं कि नहीं हैं, भरोसा नहीं कर पाते लोग। तो कैसे आप चेक करें, उनके पास क्या होता है, लाइक हम कैसे एक घर में अवेयरनेस दे सकते हैं? वर्दा देखिए, ये क्या है कि ये शिकायतें आती हैं क्लिफ्टन के डिफेंस के बंगलों से, या जो हाई राइज अपार्टमेंट से, वहाँ से कि जो है वो
हमारे बच्चों को तो हमने आगा खान हॉस्पिटल से पिला दिया। अब जो है वो ये वैक्सीनेटर जो आए हैं, इनके पता नहीं हाथ साफ़ है नहीं है, इनसे हम नहीं पिलाना ये चाहते। वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं? हाँ, तो वो बेसिक चीज़ तो ये है ना कि उनको भी समझाया जा सकता है, पर हमारा जो रियल चैलेंज वहाँ नहीं है, वो डिफेंस और क्लिफ्टन के घर में नहीं है। हमारा रियल चैलेंज तो है कि हमारे केसेस जो आते हैं वो कच्ची आबादी से आते हैं। कच्ची आबादी के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे वो पश्तून है या किसी और कम्युनिटी के हैं, और उनकी जो है वो शिकायतें दूसरी है। वो ये नहीं कहते कि वैक्सीनेटर जो आया है उसके कपड़े ऐसे ही, वो तो कहते हैं कि हमारे घर पे ना पानी आ रहा है, ना हमारे घर में जो है वो बिजली है, तो ये भी तो ठीक करो। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके घर में पानी बिजली नहीं है तो बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिलवाते अपने, जिस वजह से हमें शिकायतें आती हैं, या पोलियो कतरे पीने के बाद भी वो शिकायत नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रियली उनका मकसद ये नहीं है, मगर वो देखते हैं कि भाई इसमें डिप्टी कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, DHO भी इंटरेस्टेड है, WHO भी इंटरेस्टेड है, तो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं ये जो आ रहे हैं, तो उनके लिए एक मौका होता है कि अपनी दूसरी शिकायतें भी बताएं। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, उनको पूरा हक पहुँचता है और उनको जो है वो हर लिहाज से एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक है। और ये तो ज़रूरत ज़िंदगी है कि आप पानी दें, सफाई दें, अगर ये नहीं पहुँचा सकते हो तो अफसोस की बात है ना। सही। अच्छा, बेसिक जो वैक्सीन्स होती हैं हमारी, उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिए, मैं चाहूँगी, ताकि लोगों को पता चले कि लोग वो वैक्सीनेशंस भी नहीं करवाते। जैसे अभी MR की वैक्सीन गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। वो बेसिक वो भी कई लोगों ने अभी तक तो ये जो कोविड-19 की वैक्सीन भी नहीं लगाई है, तो क्या कर सकते हैं उनका। मगर हमारा तो और आपका और मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं कि देखिए इसमें कोई चीज़ में नुकसान नहीं है, न कोई चीज़ इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ है, न तो सेहत के ख़िलाफ़ है, न तो ये वैक्सीन अंदर जा कर के कोई ऐसी चीज़ कर देंगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट कर देंगे बच्चों को, बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए अब ये भी एक चीज़ थी कि हमने एक पेशावर में सर्वे करवाया कि यहाँ पर जो है वो लड़कों को क्यों हो रहा है सिर्फ कोविड, लड़कियों को क्यों नहीं हो रहा है। तो पता चला कि वो जब घर में वैक्सीनेशन टीम आती है तो वो बच्चियों को ला कर के आगे कर देते हैं, लो पिला दो, और लड़कों को छुपा देते हैं। अरे 45 साल से ये काम हो रहा है, वो बच्चों ने, लड़कों ने जो ये कतरे पिए बड़े हुए हैं, उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए, अब क्यों परेशानी है तुम्हें। सही, बस यही है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सबको पोलियो के कतरे पिलाइए। तमाम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हर बार 2 बूंद आपने लाजमी पिलानी है। अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और जो है वो जैसे मैंने बताया था कि जो है वो आप लोगों के ताउन से, एडवोकेसी से और पूरे मुल्क के हमारे लोगों के ताउन से ये पहली बार है कि हमने 320 दिन गुजार लिए हैं बग़ैर एक वाइल्ड पोलियो केस के। तो इसका मतलब ये है कि 45 दिन बचते हैं 1 साल के मुकम्मल होने के लिए। आप अपना काम जारी रखें एडवोकेसी का, हम पूरी कोशिशें करते रहेंगे कि हम अल्लाह ने चाहा तो 1 साल मुकम्मल कर लें बग़ैर पोलियो केस के, तो फिर 3 साल का सर्टिफिकेशन होगा। और ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, हर शहरी के लिए एक फ़ख्र की बात होगी। बिल्कुल, और ये हमारी दुआ और बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इस कार्य खैर में जो है वो अपना हिस्सा दें। हमारी जो ड्यूटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और हमारी सुबह का आगाज़ इतना सुरीला हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा कुछ खाने पीने की बात कर ली जाए, भूख भी लग रही है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज का मेरा वार्डरोब आप देख सकते हैं, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वार्डरोब मैंने वेयर किया हुआ है ब्लैक कलर का। ये है नौशाद इमदाद की नई कलेक्शन है, उसका ये वार्डरोब है और आज इनकी कलेक्शन लॉन्च हो गई है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इनकी आउटलेट पर जाके ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन नौशाद इमदाद
नौशाद के पेज पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे यानी कि इस पूरे वीक मैंने सिर्फ नौशाद का लेटेस्ट कलेक्शन वेयर किया है। तो अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। और बहुत प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस, आज बार बार आप पे निगाहें जा रही हैं मेरी, इतना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाह रही थी, जब मैं बात करी तो मेरी नज़र बार बार आप पे जा रही थी। मैंने कहा मुनीज़ा कुछ कहना चाह रही है, तो मैंने आज थोड़ी आप- तारीफ करवा लूँ अपने वार्डरोब आज आप की। ब्लैक ब्यूटी लग रही हैं, बिल्कुल खूबसूरत, मतलब बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह। जो इसके ऊपर जो ये जो ग्लास का वर्क हुआ है बड़ा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा वेयर करने में बहुत लाइट है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो वो अगर आप लग रहा है कंफर्टेबल लग रहा है काफी। कंफर्टेबल है। और थैंक यू नौशाद, थैंक यू सो मच। आपके ड्रेस की वजह से इतनी तारीफें हो रही हैं आज मेरी। तो आइए चल के देखते हैं किचन में कि क्या बना रही हैं आज। कुछ खिला पिला भी दें भाई, भूख बिल्कुल लग रही है। आपको बिल्कुल क्यों नहीं खिलाएंगे आपको, हम आते ही इसलिए आपके लिए तो हैं। आज बना रहे हैं क्योंकि अब वीकेंड करीब है तो कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है ना। और आजकल मौसम ऐसा है तो बड़ा क्रेविंग्स हो रही होती है मीठे की, आपको पता है। और सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है, ऐसा क्यों है? फिर हम कहते हैं कि हम पतले नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है मुनीज़ा? बस वो ये शायद इस मौसम में एक अच्छा मज़ा भी इस मौसम में बड़ा आता है खाने का। गर्मियों में आप देखें, आप खा के ना थोड़े से वो हो जाते हैं, अजीब सी तबीयत हो जाती है, लेकिन सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है। रात में बैठ के सब मूंगफली खा रहे हैं साथ में, और इस मौसम की बड़ी प्यारी प्यारी सौगातें हैं जो हम जो है इंजॉय कर रहे होते हैं और अच्छा लग रहा होता है। आज तो मुझे क्या लग रहा है, बहुत मीठा सा कुछ क्विक रेसिपी लग रही है। क्विक रेसिपी है, और क्योंकि देखें आजकल गैस का बड़ा मसला है लोगों के घरों में, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए आज की रेसिपी ऐसी करी है कि जिसमें आपको पकाना नहीं है, बस सिंपली इंग्रेडिएंट्स लिए और बहुत चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अच्छा, आपने क्या करना है कि कुछ बिस्किट्स लेने हैं जो कम मीठे हों। जिस तरह के मैंने ये वाला बिस्किट लिया है, थोड़ा कम मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता ये, तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है स्वीट डिश में। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये नॉर्मल टी बिस्किट्स हैं जो आप इजीली आप टी के साथ, चाय के साथ फीके वाले बिस्किट ले सकते मिल हैं, वो जाते वाले हैं ले आपको। लीजिए। मीठे बिस्किट्स नहीं लेने हैं आपने। जी हाँ, ठीक है। हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 2 पैक जो है वो क्रीम के ले लिए 250 ml ईच, यानी कि 500 ml के 2 पैक ले लिए टोटल मिला के। इसको हम ले लेंगे एक बोल के अंदर। ठीक है मुनीज़ा, अगर आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते और फ्रेश क्रीम आपके पास अवेलेबल है घर में, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर टेट्रा पैक इसलिए करती हूँ कि उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है, ये हमने कंडेंस मिल्क लिया है, कंडेंस मिल्क का 1 टन लिया है, ये भी 250 ml का है, तो इससे ही हम मीठा करेंगे, इसके अंदर हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। 1 कप कंडेंस मिल्क है। एक जो टिन जो पूरा आता है एक इसका पूरा कैन बड़ा 250 हाँ 250 ml वाला वो हमने लिया है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जो है मेहनत वाला काम नहीं है, बड़ा आसान हमने कर दिया, क्योंकि वीकेंड पे आप जल्दी से बना के आपने इसको चिल करा और बैठ गए फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करा आपने। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, और अब क्या करेंगे हमने यहाँ ले लिए, अच्छा एक हमने कॉकटेल का पूरा 10 लिया है। ठीक है, अच्छा ये जो बिस्किट्स हैं इनको हम क्रश करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें फाइन क्रश नहीं करना, अपने हाथ से बस इसको इस तरीके से कर लीजिए, रफली क्रश करना है। मुनीज़ा, अगर हमारे पास कॉकटेल टिन नहीं अवेलेबल है, आजकल तो फ्रूट्स भी बहुत से अच्छे सीजनल फ्रूट्स मार्केट में आए हुए हैं, तो क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, अब जैसे स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं और आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से जो है ना पाइनएप्पल और इस तरह का ना फ्लेवर चीकू बड़ा भी आया हुआ है आजकल सीजन में। चीकू आया हुआ है आज अनार है। सर्दियों में तो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, और खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी गर्मियों और सर्दियों में दोनों में ही बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, और इन तमाम फ्रूट्स में उस मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए शिफा भी रखी हुई होती है, भी रखी है, इफादत। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कोई भी फ्रूट ले लें, लेकिन कॉकटेल भी इसके साथ भी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से क्रश कर लिया, बिस्किट्स को नीचे इसकी लेयर देंगे हम। ठीक है, तो बहुत आसान लग रहा है मुनीज़ा, बहुत मुझे आसान बनाना। और बहुत क्विक क्विकली आप चिल करके इसको, आप गेस्ट, अगर कोई आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए, आपने कोई मीठा सर्व करना है, तो ये तो बहुत आसान है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, नो कुकिंग रेसिपी है, कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से असेंबल करके दिखा दीजिए कि हमें क्या करना है इसके बाद इसमें। ठीक है, और फिर बस हमें ये देख के भी जाना जो है। हमने पाइनएप्पल के जो कॉकटेल के टिन में से हमारा जूस था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर वो नहीं तो आप कोई भी फ्लेवर का जो है वो इसके अंदर जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिस्किट्स इसके जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, फोमी ये हमने ऐड कर दिया। ये कॉकटेल जो है हमारे पास, ये हम इस पे ऐड करेंगे। वाओ, ज़बरदस्त। ठीक है, थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए हमने सेव कर लिए। ओके, और इसके बाद ये जो हमने मिक्स किया था ये हम ऐड करेंगे, और हमारा जो डेजर्ट है वो रेडी है। और डिज़र्ट का नाम क्या है? क्रीमी डिलाइट। और आप डिलाइट,
वाओ ज़बरदस्त। और इसको आप ठंडा ठंडा फ्रिज में चिल कीजिए 2 से 3 घंटे के लिए और फिर आराम उसके से। बाद एंजॉय कीजिए। और इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम डिजर्ट भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच मुनीज़ा। वेलकम। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है रोशन राहें। और जैसे आज अपने शो में बात कर रहे थे मेहनती लोगों पे, तो आज भी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे मेहनती शख्स से जिन्होंने तमाम दरवाजे बंद होने के बाद भी हिम्मत ना हारी। उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा और ख़ुद आप हम सब जानते हैं उनको, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, और ख़ुद उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की, अपनी रोज़ी का ज़रिया उन्होंने बनाया अल्लाह के भरोसे। तो जनाब मैं आपको मिलवाना चाहूँगी दी चाय वाला बॉय कैसर भाई से। कैसर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसर भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कह सकती। मुझे आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि कैसे आपने ये शुरू किया। जैसा कि चल रहा है कि बेरोज़गारी, हर कोई परेशान है कि बेरोज़गारी है, तो इसी सिलसिले में मैंने जब शुरू करने का ये सोचा काम, असल में घर में कुछ प्रॉब्लम थी पैसे ना होने की वजह से। वालदा थी डीएमसी में जॉब करती थी, रिटायर्ड हुई 7वें महीने में ना, यानी उनका लेटर निकला। लेटर निकलने के बाद सैलरी स्टॉप हो जाती है ना, तो आज 5 महीने गुजर गए ना उनको पैसे मिले जो चेक मिलते हैं जैसे। तो मैंने सोचा शायद मिल जाएंगे फ़ौरन ही तो हम काम स्टार्ट करूँगा कोई, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ, ना पेंशन मिली। तो फिर घर में पैसे ना आना, यानी जॉब पे इतनी सैलरी नहीं है, 18,000 रुपये में घर नहीं चलता है। वालदा की दवाइयाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और बेगम का वैसे ही इंतकाल हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं, अकेले ही हम लोग। तो जब बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग नज़र आऊँ। तो आप जॉब करते थे पहले या आपकी जॉब? जी हाँ, मैं जॉब करता था, तो सैलरी इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि वो घर चले उसमें से। फिर मैंने अपना काम करना चाहा, तो मैंने चाहा कि मैं बाहर काम करूँ और ऐसा काम करूँ कि अलग नज़र आऊँ, ताकि पहचान बने मेरी। पहचान बने। तो जनाब ये सबसे एक अच्छी बात ये है कि देखिए मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, आप एक इंस्पिरेशन हैं, आप एक मोटिवेशन हैं, जो लोग समझते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। जवान लोग सुनने में आ रहा है आजकल की बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं, उनको लगता है तमाम दरवाजे बंद हो गए। रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, आप मेहनत तो करें और काम करने में कोई शर्म नहीं है। इसी बात पे आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा ज़फ़र आसिम, कैसी हैं आप? हम तो आपको वैसे ही जानते हैं भाई। मैंने इसीलिए कहा, मैं कहा वर्दा कह रही हैं सलमा आसिम, तो मैं अपने इस घर से, इस चैनल से, जहाँ से मैंने पहली दफ़ा शुरुआत की, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आप हैंड माइक लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, ये लीजिए, ये लें जी। हाँ जी, अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अगर आप आवाज़ आ रही है तो मैं पहले तो आप सबको सलाम करना चाहूँगी। एंड आफ्टर सो लॉन्ग इस सेट के ऊपर, इस चैनल के थ्रू आप लोगों से बात हो रही है, और स्पेशली वर्दा, एवरीबडी नोज मीडिया के अंदर वर्दा इज़ माय फेवरेट। तो उसके शो में थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जी, मेरा पूरा नाम है सलमा ज़फ़र आसिम, तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ से मैं सलमा आसिम हूँ, कहीं से सलमा ज़फ़र हूँ, तो इससे सलमा ज़फ़र आसिम चेंज किया बात? नहीं, एक्चुअली वर्दा हम अब्बा का नाम नहीं लगाते ना। अच्छा, तो मैं सलमा ज़फ़र, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे हुआ, मैंने कहा व्हाई नॉट मैं अपने वालिद के नाम से ही पहचानी जाऊँ, तो वो है। बट यस, आई एम मिसेज़ आसिम, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली जो स्टोरी आप लेकर आए हो, जो आप दिल की बात करते हो, वो दिल से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड चाहे हम कुछ भी कहें, कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मज़ा ये है, इस चैनल का सबसे बड़ा, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। हम उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और शायद किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर हम बात वर्दा नहीं कर पाते, इतने ओपनली हम बात नहीं कर सकते। ये बस बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसके साथ एक नाम ज़रूर देना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ, यहीं से, इसी सेट से कहा था, सलाम है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी की तरफ दोबारा पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि पहला कदम तो हर कोई उठा लेता है किसी की सपोर्ट से, लेकिन गिरने के बाद
जब बिल्कुल हार जाते हैं तो फिर अपने रब की तरफ देखते हुए और ख़ुद यकीनी के साथ वो जो दोबारा कदम उठाना है वो बहुत मुश्किल है। तो ये ज़रूर है। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ गई है और शायद एको कर रही होगी। कैसर भाई आप बताइए, आप जहाँ जॉब करते थे वो जॉब भी आपकी छूट गई, आपने बताया कि आपकी वालदा भी नौकरी जो करती थी उनकी भी नौकरी छूट गई, तो फिर घर में हालात तंग हुए और फिर आपने ये अलग कुछ करने का फैसला किया। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि चाय आपने क्यों सोचा कि आप चाय बना के आप जो है वो सड़कों पर निकले और इस तरह से बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में आपने लोगों को चाय पिलाना शुरू की? तो कभी कोई रिग्रेट, कोई फीलिंग आई कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में चाय पीने का जो अंदाज़ चल रहा है कि हमें जाना पड़ता है चाय पीने के लिए या फिर हमें ऑर्डर देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि कोई ऑर्डर क्यों दे, मैं पूछूंगा चाय पियेंगे आप? तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उसमें से अगर 10 लोग मुझे कहते हैं नहीं यार नहीं यार, और फिर 10 रुपये की चाय दे रहा हूँ, मैं 10 रुपये की चाय देता हूँ तो उनके जहन में क्वालिटी भी वो लो ही आ जाती है। चाय आजकल हम सबको पता है कितनी मिलती है। अगर आप पठान के होटल पे भी जाके चाय पीते हैं तो कितने की मिलती है? 40 रुपए की, 30 रुपए की आपको एक कप मिलता है, लेकिन आप 10 रुपए में चाय दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके जहन में कि ये एक बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि मैं खुद जाके लोगों को चाय सर्व करूं? असल में मुझे खिदमत करने का शौक़ है, बड़ों की इज़्ज़त करने का शौक़ है, छोटा हो उसकी भी इज़्ज़त करता हूं। मैं छोटे बच्चे को भी सर कहता हूं तो वो आगे से हंसता है। सर मैं इसलिए कहता हूं ताकि वो खुश हो। तो अंकल पिला दें, तो ये मुझे खुशी होती है कि चलें सर कहा और अंकल पिला दें। मैं उनको 10 रुपये में चाय पिला रहा हूँ और बच्चे पीछे से भी मुझे आवाज़ देते हैं अंकल ये कितने की है? मैं कहता हूँ कि ये 10 रुपये की चाय, मुझे दे दें एक 10 रुपये की। यानी एक छोटा बच्चा चलते फिरते चाय पी रहा है। ये सिर्फ बैठ के चाय पीने वाला सिस्टम मैंने अपनी कोशिश की कि मैं जाकर पिलाऊंगा और पूछ कर पिलाऊंगा चाय पियेंगे क्या सर आप? तो अगर वो कहते हैं हाँ तो मैं पिलाता हूँ और 10 रुपये में वो पीते, पिलाओ चेक कराओ कैसी चाय है। और ये चाय कौन बनाता है? खुद ही बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? या मेरी वालदा है, 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है ना, और वाइफ नहीं है, इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते हैं। सही। अब मुनीज़ा बहुत गौर से सुन रही हैं आपकी सारी बातें। तो मुनीज़ा कैसा लग रहा है आपको इनकी स्टोरी सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहूँगी मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ ये बातें देखकर। मैंने इनका वीडियो भी देखा था पहले और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको आगे ले जाएं। और जो आपकी सोच है बहुत अच्छी सोच है आपकी, कि जो आप रिस्पेक्ट देते हैं ना तो फिर इन रिटर्न अल्लाह ताला आपको नवाजता है। मुनीज़ा आपने भी घर से काम शुरू किया था ना, पहले हर्डल्स आई थी शुरू में? मैंने बहुत, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि मैंने भी बहुत मेहनत की और एट टाइम्स ये बात आती है, हम डिनाई नहीं करूँगी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद बहुत हाथ पकड़ा और आगे ले आया और आज आपके सामने बैठे हुए। बिल्कुल। जनाब लेते हैं इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करेंगे और कैसर भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी जीती जागती मिसाल जो बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी मायूस ना हो कि हमारे तमाम दरवाजे बंद हो गए। याद रखिए जब आपको लगता है कि तमाम दरवाजे बंद हो गए, हमारा रब एक दरवाज़ा हमेशा उससे पहले खोल देता है, बस हमें ढूंढने की देर होती है। कैसर भाई से हम बात करें। कैसर भाई आप बता रहे थे कि एक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह का ये बैग पहन के ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है इंटरनेशनली इस तरह से कॉफ़ी वगैरह सर्व की जाती है? बिल्कुल की जाती होगी। आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, बैग पहन के बाकायदा इस तरह से? ये असल में मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इस तरह लोग सेल करते हैं या बाहर ममालिक में ऐसा होता है। बस ये मैं चाहता था कि मेरे हैंड ये फ्री रहें ताकि मैं काम करूं, क्योंकि मुझे गिलास देना, फिर पैसे लेना, फिर चेंज निकालना पॉकेट से, फिर मतलब इसलिए मैंने ये ऐसा किया कि ये चाय तो नज़र ही नहीं आए, ईजी आप इनविजिबल चाय हो गई। यानी कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये चाय आ कहाँ से रही है। और नहीं, हाइजीनिक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और एक और मैं बताना चाहूँ बात, जैसे मुझे आपने ब्रेक में बताया कि आप बाकायदा तमाम SOPs का कोविड की ख्याल रखते हैं, मास्क वेयर करते हैं, ग्लव्स वेयर करते हैं। कैसर भाई मुझे बताइए, जब पहले दिन आपने चाय बनाई, आपने ये बैग पहना और आप बाहर निकले, तो दिल में कुछ था कि पता नहीं कभी होगी नहीं होगी? हाँ हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ये करना है, तो मैं तो निकला। मुझे कहीं ना कहीं तो होगा कि पता नहीं। लोगों ने मेरी चाय पी, अरे ये क्या पिला रहा है, इसमें तो कलर ही नहीं आ रहा, दूध नहीं मिलाया क्या, इस तरह के सवालात मुझसे कर रहे थे लोग। फिर दिल थोड़ा मतलब होता था कि यार ये क्या, तो मैं फिर उनसे कहता था नहीं सर मुझे बताएं इसमें कमी क्या है, वो कमी मैं दूर करूँगा। तो वो कहते थे हाँ ये अच्छा सवाल किया आपने, चलें ये तो क्या आप करना चाहते हैं इसलिए शायद आप इसको सही करेंगे, चलें ये मैं पी रहा हूँ लेकिन ये इतनी मज़ेदार नहीं है। तो मैंने कहा सर मुझे बताएं क्या चेंज करूँ। यार ये पत्ती चेंज करें, इसका ये करें, इसमें दूध मिलाएं, इसको अच्छी तरह पकाएं, इसमें कच्चापन आ रहा है। मैं शुरू में कभी ज़िंदगी में चाय नहीं बनाई,
लेकिन जब ये काम किया तो मैंने चाय बनाना शुरू की। तो फिर आपने चेंजेस किए फिर लोगों मैंने के चेंजेस बताने की। पे? फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, आप यकीन जाने, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि देखें मेरा पहले होटल था, मैं भी चाय बनाता था, अब तो मैं दुकान चला रहा हूँ, हालात ने ऐसा कर दिया, तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, पहले दूध को अच्छी तरह उबालें, जब दूध पक जाए तो अपना एक कलर लाता है दूध ना, तो उसमें टेस्ट आ जाता है पकने का, पका हुआ टेस्ट आ जाता है। फिर उसमें ये मिलाएं, पत्ती मिलाएं, फिर उसको और अच्छी तरह पकाएं, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह लोगों ने मुझे काफ़ी एडवाइस दिए, मैंने उनको पिक किए, फिर मैंने उसको चाय बनाई। आज मैं चाय पिलाता हूँ तो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि यार आप कहाँ थे। मैंने कहा सर मैं बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल लेके जाता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर उनको लेके आता हूँ। इस तरह मतलब मेरी काफ़ी रूटीन है घर रोज़ाना की। तो चाय मैं खुद बनाना सीख गया, बहुत अच्छी शायद नहीं बनाता हूँगा, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। नहीं हम भी पियेंगे डेफिनेटली, आप अच्छी चाय बनाते हैं। सलमा जी आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो खुद अपने बल पे बनते हैं और मेहनत करते हैं इस तरह से? पहले तो एक बात कहूँगी इनसे कि आप एक बेहतरीन बाप और बेहतरीन बेटे हैं, और आपकी वाइफ अब हयात नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे शौहर भी होंगे। एक्चुअली इंसान का मकसद सिर्फ यही है कि आप एक अच्छे इंसान हों। अगर आप इंसान अच्छे हैं और आपको ख़ुद पे यकीन है तो आप